नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्येंद्री.com पर आपका स्वागत है। मुद्दा कार्यक्रम का ये आज दूसरा एपिसोड है। कल से इसकी शुरुआत मैंने की। कल का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, सराहा, शिकायतें की, सलाहियत दी। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला कायम रखें। आलोचना भी की, स्वागत है। गाली-गलौज न करें तो अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं इस तरह की एक ट्रोल आर्मी है, जो लोगों को इंटिमिडेट करती है, पत्रकारों को, राजनेताओं को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को। तो उनको क्या नसीहत दे सकते हैं, क्या उनके लिए कह सकते हैं, वो अपने कुछ लोगों को इसके लिए पैसा मिलता है, कुछ लोग भावनाओं में बह के ऐसा करते हैं, उनको अपना काम करने दें। हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें कोशिश करेंगे कि अनवरतता रहे, गुणवत्ता बनाने की कोशिश करते रहेंगे। मनुष्य होने के नाते हमेशा आपसे सीखने की भी कोशिश करते रहेंगे। आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो मुद्दा है, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के एक ट्वीट से उपजा। 4-5 दिन पुराना ट्वीट है। अभी स्क्रीन पे हमारी टीम लगा देगी जब इसका संपादन करेगी। उस ट्वीट में सिद्धारमैया साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अल जज़ीरा में एक स्टोरी देखी। अब अल जज़ीरा में स्टोरी हुई, अल जज़ीरा तो विदेशी चैनल है, लेकिन स्टोरी करने वाले भारतीय थे। दोनों पत्रकार श्री गिरीश जलिहाल और नितिन सेठी, दोनों भारतीय पत्रकार हैं। तो आप सोचिए कि हमारे देश के वातावरण में क्या स्थिति है कि ऐसी स्टोरीज जो इस सरकार से सवाल करती हैं या किसी चीज का पर्दाफाश करती हैं या आलोचनात्मक होती हैं, उनके लिए भारत के मीडिया में अब जगह बहुत मुश्किल है। 1-2 जगह, 3 जगह बची हैं, वो भी अंग्रेजी भाषा के अखबारों में है। बाकी सारा टीवी स्पेक्ट्रम खत्म है, सोशल मीडिया स्पेक्ट्रम खत्म है, यूट्यूब पर भी इस तरह की चीज़ों की भरमार है, तुलनात्मक रूप में, जो दिशा भटकाती हैं, मुद्दों से हटाती हैं। तो एक तरफ़ा एक ऑनस्लॉट है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं दिया जलाने की। और ये जो पत्रकार हैं जिन्होंने ये काम किया, बहुत ही काबिल पत्रकार हैं। आर्थिक मसलों पर नितिन सेठी और इनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों से सबसे दरख्वास्त है कि ढूँढ के पढ़ा करिए। ये लोग बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं और चूँकि ये काम जन सापेक्ष है, लोगों के हित के लिए है, इसलिए ज़रूर इसको देखिए। तो ख़ैर, तो सिद्धारमैया साहब ने 2-3 बातें उसमें कहीं बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उन बातों से जो अर्थ ध्वनित होता है, जब हम उनको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उनमें एक खतरा निहित है। आज ये बात बहुत मैं शुरू में कह रहा हूँ, हालाँकि बहुत सारे विद्वानों ने इसको अपने-अपने तरह से इसका इस पे टिप्पणियाँ की हैं। ये मैं कोई यूनिक बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये एक बहुत गंभीर बात है। वो बात ये है कि दक्षिण के हमारे पूरे डायस्पोरा में, जो दक्षिण भारत का डायस्पोरा है, जो केरल से लेके और आंध्रा तक जाके खत्म होता है, 5 राज्य जिसमें आते हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसमें और शेष भारत में भी जो उत्तर मध्य भारत है खासकर, भारत के बहुत सारे हिस्सों में एग्ज़ैक्टली वो नहीं है, लेकिन खासकर उत्तर मध्य भारत में एक डिस्कंटेंट पैदा हो रहा है और उसकी वजहें हैं और वजह बड़ी गंभीर और तार्किक है और उन पर समय से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये स्टोरी बताती है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो केंद्र सरकार से ये माँग किया करते थे कि केंद्र और राज्यों में जो टैक्स का बँटवारा है, वो आधा-आधा होना चाहिए। जो रेवेन्यू है हमारे देश का, वो राज्यों को 50% मिलना चाहिए और केंद्र के पास 50% रहना चाहिए। हमारे देश में एक फाइनेंस कमीशन है, एक वित्त आयोग है, जो स्वायत्तशासी है और वो अपने फैसले लेता है, देश के अर्थव्यवस्था की मॉनिटरिंग करता है। तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो वो कहते थे कि 50% होना चाहिए राज्य का हिस्सा और 50% केंद्र के पास रहना चाहिए। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने, तो ये स्टोरी ये बताती है उन्होंने क्या किया। और ये स्टोरी खुद उनके नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर बीवीआर, ये उनके एक भाषण से निकली। उन्होंने एक सेमिनार में
जो CSEP, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस नाम का एक संस्थान ने आयोजित किया था, उसमें भाषण देते हुए ये कबूला। उन्होंने कबूला कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात की कोशिश कर रहे थे कि वित्त आयोग इस बात के लिए राजी हो जाए कि उसने राज्यों के लिए जो 42% का हिस्सा तय किया है, आज की तारीख में राज्यों के लिए 42% का हिस्सा है। अभी भी 58% केंद्र के हाथ में है। लेकिन ये पहले 32% था। और ये जो वित्त आयोग है, इसने 2013 से लेकर 2016 के बीच इसका आकलन करके इसको 42% किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी कोशिश की कि ये वापस 32% पर चला जाए। तो हम ये चीज बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी कैसे दो विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें मिलते हैं। इस स्टोरी से ये सबक सामने आता है। और उसकी प्रतिक्रिया दक्षिण के राज्यों से कैसी आती है, वो सिद्धारमैया साहब के ट्वीट में आता है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो सिद्धारमैया साहब के ट्वीट में जो डिटेल्स हैं, वो कई चीजों को बताते हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, खासकर नीतियों के मामले में, उसमें कैसे दक्षिण के राज्य अपने को ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है। मैं सिद्धारमैया साहब का ट्वीट खोल लेना चाह रहा हूं आपसे बात करते हुए। उन्होंने बाकायदा इस स्टोरी का ही मेंशन किया है कि BVR सुब्रमण्यम जो नीति आयोग के CEO हैं, खुद उन्होंने अपने भाषण में इस सच को स्वीकार किया है कि सीधे रास्ते से नहीं, लेकिन मैनोवरिंग के जरिए प्रधानमंत्री जी जो मोदी हैं, वो ये 2016 से पहले चाहते थे कि फाइनेंस कमीशन जो हमारा है, ये फाइनेंस कमीशन राज्यों का हिस्सा 32% पर रोक दे, उसको 42% न करे। जबकि मुख्यमंत्री के रूप में वो सदा ये मांग करते रहे कि ये हिस्सा 50-50% होना चाहिए। तो सिद्धारमैया साहब यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो प्रधानमंत्री जी इस राय के थे, दूसरे इस राय को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रास्ता वो अपना रहे थे, वो एक फेडरल गवर्नमेंट के देश में, हमारे देश में जो संघीय गणराज्य है, उसके अनुकूल नहीं है। वो मैनूवरिंग कर रहे थे पीछे से। उन्होंने जो उस समय के वित्त आयोग के प्रमुख थे, उनको बुलाया और उनके साथ मीटिंग्स की, उनको कोशिश की प्रेशराइज़ करने के लिए, लेकिन उन्होंने यील्ड नहीं किया। वो ये भी हो सकता है कि चूँकि वो यूपीए के ज़माने में नियुक्त हुए थे, इस वजह से उनमें रीढ़ बची रही हो। आज के दौर में तो हम रिज़र्व बैंक और सब जगह देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में वो कैसे यील्ड करते हैं। तो ये एक बड़ी मेजर स्टोरी इससे सबसे निकल के आई। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आए। इसमें फैक्ट्स आए कि अभी की जो केंद्र की सरकार है, वो कई मामलों में इस तरह की मैनूवरिंग करती हुई मिलती है। एक उदाहरण दिया उसी स्टोरी में भी है और सिद्धारमैया साहब ने भी ज़िक्र किया कि J&K में एक बड़ा प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट था और J&K में इस समय राज्य में और केंद्र में एक ही शासन है। आप जानते हैं गवर्नर के ज़रिए केंद्रीय गृह मंत्रालय उसको कंट्रोल करता है, चलाता है। यानी बीजेपी का ही शासन है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि झूठे बिल बनाए गए। उसमें पहला बिल ही नकली था, कोई काम नहीं हुआ चूँकि वो केंद्र सरकार इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जो पैसा देती है, वो एक बार में नहीं देती। वो विभिन्न ट्रेंचेज़ में देती है, टुकड़ों में देती है। और उसके लिए आपको एक सर्टिफ़िकेट देना होता है कि जिस लिए पैसा दिया गया वो काम आपने कर लिया है। वो डिटेल्स आपको देने होते हैं। तो J&K गवर्नमेंट ने नकली सर्टिफ़िकेट दे दिया और अगली ट्रेंच का पैसा ले लिया। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये किसी और ने नहीं कहा। ये खुद हमारे नीति आयोग के चेयरमैन ने कहा, उस सेमिनार में कहा। इसका सिर्फ इस स्टोरी में उल्लेख है। और उन्होंने क्या किया, नितिन सेठी और इन दूसरे पत्रकार श्री गिरीश जलिहाल ने, उन्होंने उनकी इन बातों को सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं लिया, उन्होंने इसकी जाँच की अपने स्तर पर। इस स्टोरी को उनके भाषण के बाद कई हफ्तों तक वो इसकी जाँच करते रहे और जब उनके पास ये पुष्ट करने की प्रमाण आ गए, तब उन्होंने ये स्टोरी की। तो ये हुआ। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि बिहाइंड द सीन मैनूवरिंग में फाइनेंस कमीशन से जो उनके नेगोशिएशंस वगैरह हुए, उसके बारे में वो बताते हैं और इसका नतीजा क्या हुआ? जब वो नहीं माने फाइनेंस कमीशन वाले, तो आनन-फानन में 2 रात के भीतर बजट बदला गया।
यानी जो बजट पहले तैयार हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ये मान के चल रहे थे कि वो 32% पे रोक लेंगे। लेकिन जब वो नहीं हुआ, तो 2 रात में ये खुद बीवीआर सुब्रमण्यम ने स्वीकार किया है उसमें, कि 2 रात के भीतर उन्होंने बजट के आंकड़ों में हेर-फेर की, मतलब बदलाव करने पड़े, 42% के हिसाब से करने पड़े, जो 32% के हिसाब से थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि उस वर्ष जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके बजट को 36,000 करोड़ से घटा के 18,000 करोड़ करना पड़ा। और उन्होंने ये भी देखा कि जो स्कूल एजुकेशन है, उसमें 18.4% की कटौती करनी पड़ी। ये इतने बड़े फैक्ट्स हैं। आप सोचिए कि चाइल्ड और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो बजट है, उसे कोई सरकार आधा कर देती है और इस देश में कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि ये सूचना गायब थी। ये सूचना अब आई है। ये 16 के समय हुई, ये अब 23 में एक रिपोर्ट के ज़रिए हमारे सामने आई है। लेकिन ऐसी बड़ी-बड़ी सूचनाएँ हैं, जब चूँकि मीडिया पर इस तरह का वातावरण पैदा कर दिया गया है कि वो जय श्री राम ही कर रहा है। उसे किसी फील्ड स्टोरी से कोई मतलब नहीं, किसी इस तरह के आर्थिक मैनूवरिंग से कोई मतलब नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है। इस देश में जो बेसिक चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं या गड़बड़ हो चुकी हैं, उनके बारे में अनभिज्ञ है, उसे कोई मतलब नहीं, राम-धुन गा रहा है। तो ऐसे में इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं, वो ऐसे बड़े मुद्दों को सामने लाती हैं जो गड़े हुए हैं, लेकिन वो निकल के आते हैं, जैसा इस फैक्ट में निकलता है कि 36,000 करोड़ का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बजट 18,000 करोड़ हो जाता है। और बच्चों के लिए जो स्कूल एजुकेशन का एलोकेशन है, उसमें 18.4 मोटा-मोटी 20 यानी 1/5% की कटौती हो जाती है। ये प्रायोरिटी बताती है कि सरकार की प्रायोरिटीज़ किस तरफ को हैं। सरकार सामान्य लोगों के लिए जो फैसले करती है, उसमें उसके उसकी रुचि किस तरफ को है, ये वो बताती है। इसके बाद वो बताती है कि केंद्र सरकार एक और घपला कर रही है, जो पहले इस इतने स्तर पर नहीं था। ये घपला था, लेकिन इस स्तर पर नहीं था। वो क्या है कि जो राज्यों और केंद्र के बीच बँटवारा आर्थिक हो गया है, उसके बाद केंद्र सरकार फिर भी अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए क्या करती है, वो एक सेस चला देती है। जैसे पेट्रोल है, उस पे ₹2 का सेस लगा दिया। एक्साइज़ ले लिया अलग से। इस तरह का पैसा जो है सीधे सेंटर के पास जाता है, इसके लिए वो देनदार नहीं होती। तो ये जो हिस्सा है, इसको ऑफ बजट और वो ऑफ बजट बोरोइंग भी करती है। बहुत सारी खैर मैं उस पे बाद में आता हूँ, पहले इस पे आता हूँ, सेस पे। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, जो सेस है, उस पूल में जो पैसा था, पहले 10% के आसपास था करीब, जो यूपीए की सरकारों के ज़माने में हुआ कि वो सेस लगा के 10% अपना रेवेन्यू एक्स्ट्रा बढ़ा लेते। जो राज्यों के साथ बँटवारा हुआ, वो हुआ, लेकिन वो 10% सेस के ज़रिए ले लेते थे, जो उनको राज्यों को नहीं देना होता। इस सरकार के ज़माने में वो करीब साढ़े 18% हो चुका है, दुगना हो चुका है। यानी जो राज्यों के साथ वो बँटवारा करते, जो 32 और 42% में जो फ़र्क आया था, उसको उन्होंने इस रास्ते से भरपाई कर ली। यानी ले लिया उन्होंने। उधर मैनूवरिंग कर रहे थे, फाइनेंस कमीशन नहीं माना, वित्त आयोग नहीं माना, तो उन्होंने सेस बढ़ा लिया। उनके हाथ में है अपने स्तर पर, तो 20% एक्स्ट्रा रेवेन्यू उनके हाथ में चला गया। ये करते हुए ये सरकार उन्हें रिकॉर्ड पर मिल रही है। ये सब उन्होंने सारे आंकड़ों की जाँच की, थोड़ा बहुत एग्ज़ैजरेशन इधर-उधर है, बाकी सब वो आंकड़े उन्हें मिले। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि ये एक और काम करते हैं। ये है बजट में हरा-भरा सब चीज़ नज़र आए, इसके लिए क्या करते हैं कि उसमें कुछ आंकड़े छुपाते हैं। ये सच्चाई कैग ने पकड़ी थी। वो क्या है कि सरकार के पास जो बहुत सारी संस्थाएँ हैं, बहुत सारे जो पीएसयूज़ वगैरह हैं, ये उनमें बड़ी-बड़ी बोरोइंग कर लेते हैं, उनमें कर्जा ले लेते हैं, बोरोइंग माने कर्जा ले लेते हैं। उनमें ये दुनिया से कर्जा ले लेते हैं और बजट में उसका उल्लेख नहीं करते। तो आपके पास बजट से जो फिगर आती है, वो हरी-भरी दिखाते हैं कि बड़ी तरक्की हम कर रहे हैं। और जब ये कर्जे का ये मात्रा अगर उसमें जोड़ दी जाए तो पता लगता है वो तो सब गड़बड़ है। ये लगभग उसी तरह की सूचनाएँ हैं जैसे कह दिया कि एक मंत्री ने कि 24 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर कर दिया है। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं खुद सरकार के संसद में दिए हुए, खुद सरकार की उन एजेंसियों के जो इन आंकड़ों को तैयार करती हैं, उनके समय-समय पर दिए हुए, चूँकि ये तो अनवरत प्रक्रिया है, तब हम पाते हैं कि ये
बिल्कुल गलत बात वो कह रहे हैं। इस बात का कोई सर पैर नहीं है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जिन पे ये बात हमारी नहीं होती। जैसे आज जो दक्षिण और उत्तर में एक जो मैं स्टोरी का बेस कहना चाह रहा था इस सूचना के ज़रिए, वो ये है कि ये चीज़ जो है दक्षिण और उत्तर में एक तरह के तनाव को पैदा कर रही है। क्यों कर रही है? कुछ आंकड़े मैं आपको उसके बारे में सुनाऊँगा। पहले तो जनरल हमारे देश के उन आंकड़ों को फिर से दोहरा दूँ जो हमारा मीडिया इस समय कवर नहीं करता, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी क्या है कि हमारे यहाँ नेशनल जो एवरेज है हंगर इंडेक्स में, वो ये बताता है कि सारी दुनिया में अगर 100 लोग भूखे सोते हैं, तो 25 लोग सिर्फ भारत में हैं जो भूखे सोते हैं। ये एक बहुत पुराना आंकड़ा नहीं है और ये सरकारी आंकड़ा है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक जगह कंपाइल करके ये बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे कई राज्यों में, जिसमें मेघालय सबसे प्रमुख है और बड़े राज्यों में बिहार सबसे प्रमुख है, उसमें इस तरह के आंकड़ों में शामिल होने वालों की संख्या जो है, वो 46% और 42% तक है। और जो नेशनल एवरेज है, जो पॉवर्टी का, वो 35.5% है। ये भी बताता है कि हमारे यहाँ करीब 72% ऐसे बच्चे जो नवजात होते हैं, 72%। बताइए इन चीज़ों पे कभी बात इस देश में नहीं होती। सारी बात पता नहीं किन चीज़ों पे होती है। 72% इन्फेंट्स, ये आंकड़ा जो है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएचएफएस का है, 21 तक का है। नए आंकड़े तैयार हो रहे हैं। जो 21 तक का उन्होंने आंकड़ा दिया है, उसके अनुसार 72% इन्फेंट्स यानी नवजात और 52% शादीशुदा औरतें हमारे देश में एनीमिक है, रक्ताल्पता के शिकार है। उनके शरीर में उतना ज़रूरी रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं है, जो एक मनुष्य की एक स्वस्थ मनुष्य के लिए ज़रूरी है। ये कितना बड़ा आंकड़ा है और कितना शर्मनाक आंकड़ा है। क्या इस देश का एजेंडा इस पे बात करने का नहीं होना चाहिए? हम जब तमाम दिवालियाँ मना रहे हैं, तमाम यशोगान कर रहे हैं, तमाम विश्व गुरु हो गए हैं पता नहीं कहाँ से, ये आंकड़े आपको लज्जित करते हैं। और आप में अगर मनुष्यता है, तो आपको इन पे गौर करना चाहिए। ये कितनी ज़रूरी बातें हैं कि इनको एड्रेस किया जाए इस देश में। ये फर्जी उत्सव करना और रियलिटी में ये होना कि 52% स्त्रियाँ, आधे से ज़्यादा स्त्रियाँ रक्ताल्पता की शिकार हैं और 72% नवजात शिशु इस आबादी के हमारे, वो रक्ताल्पता के शिकार हैं। पैदा होने के बाद रक्ताल्पता के शिकार होते हैं। ये सब जो आंकड़े हैं, इनका उपयोग हमारी बहसों में न होना और इन सब का होना जिनका नहीं होना चाहिए, आंकड़ों में मैनूवरिंग करना, राज्यों से हिस्सा चुराने की कोशिश करना, हिस्सा चुराने के लिए दूसरे शॉर्टकट्स निकाल लेना, आंकड़ों में बोरोइंग्स को दूसरे खातों से छुपाना कि हमारे कर्जे का पूरा परिमाण सबके सामने ना आ पाए। ये सब जो हो रहा है इस देश में, ये बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय से वो गंभीरता पैदा हो रही है जिसकी ओर मैं इस स्टोरी में इशारा करना चाहता हूं, जिसकी ओर सिद्धारमैया का वो ट्वीट जाता है और जिसकी ओर दक्षिण की राज्यों के प्रमुख अनेक अलग अलग समयों पर अलग अलग बात, कड़वी बातें कई बार कह चुके हैं। पर ये कड़वाहट भविष्य में किसी ऐसी कड़वाहट में न बदले जिससे इस देश को उसकी कीमत चुकाने में बहुत कठिनाइयां हो। इसलिए इस स्टोरी का बहस में होना और इस तरह की स्टोरीज का बहस में होना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि देश में जो बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, कि देश में हेल्थ केयर कहाँ अच्छी है, तो जो राज्य हमारे सामने आते हैं उसमें अगर देश का एवरेज लें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्रा, ये सब वो राज्य हैं जो लगभग 70% से ऊपर, इसमें एक राज्य कर्नाटक सिर्फ 58% है, लेकिन वो भी 50% से बहुत बेहतर है। केरल तो खैर सबसे अव्वल रहता ही है, 82% है। लेकिन जब हम बीमारू राज्यों में आते हैं, जिन राज्यों में बहुत दिनों से भगवा लहर रहा है, 20 साल से 30 साल से, तो गुजरात समेत हम पाते हैं कि इनके आंकड़े 50% से नीचे चले जाते हैं। गुजरात का थोड़ा सा कम है, लेकिन बाकी पूरे मध्य भारत का
पूरे उत्तर भारत का ये आंकड़े बहुत खराब है, पंजाब को छोड़ के, हरियाणा को छोड़ के। ये बताते हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो चरमरा रहा है, और इन दक्षिण के राज्यों में वो सिस्टम बहुत बेहतर है। दक्षिण इस सबको देखता है, फिर दक्षिण देखता है कि जो टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स कलेक्शन में कुल 4 या 5 राज्य हैं, 4 ही बल्कि, जो लगभग 70% दे रहे हैं, 70%। और इसमें दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह शामिल है। उन 4 में से 2 कर्नाटक और तमिलनाडु है, एक महाराष्ट्र है और एक दिल्ली है। दिल्ली राजधानी होने के नाते उसको एक अलग तरह का लाभ है, जिसकी वजह से टैक्सेशन वहाँ बेहतर होता है। महाराष्ट्र हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, तो ये 2 कैपिटल हो जाती हैं, इसलिए इनमें रेवेन्यू है। महाराष्ट्र तो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, शुरू से वहाँ रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वहीं से आता है। लेकिन इसके बाद जहाँ से आता है वो सिर्फ दक्षिण के राज्य हैं। और लेकिन ये जहाँ जाता है टैक्स कलेक्ट होके, उसको लेके बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है। क्योंकि ये बार-बार तमिलनाडु वगैरह में, वहाँ के अखबारों में, वहाँ की राजनीति में ये अब बहस का विषय हो गया है कि टैक्स कलेक्शन में हमारा हिस्सा है, लेकिन टैक्स कलेक्शन के बाद जो उसका बंटवारा होता है, उसमें हमारा हिस्सा बिहार और यूपी खा जाते हैं, मध्य प्रदेश खा जाता है, राजस्थान खा जाता है। ये उनकी शिकायत हो रही है, और ये शिकायत के तथ्य मौजूद हैं, बहुत बड़े तथ्य हैं। सचमुच में ऐसा है, आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ऐसा हो रहा है। अब आप आबादी का मामला ले लीजिए। जैसे एक टैक्स का मैं आंकड़ा बता देता हूं कि महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देता है, लेकिन उसके हिस्से में केंद्र पूल से, जबकि वहां बीजेपी की सरकार बार बार रही है, तब ये थोड़ा बेहतर है, वरना इससे भी खराब होता। करीब 4,500 करोड़ लाख करोड़ उनके हिस्से में जाता है। यूपी में वो करीब 13,100 करोड़ है, 3 गुने से ज्यादा महाराष्ट्र से। टैक्स कलेक्शन में मैक्सिमम महाराष्ट्र देता है, 30-35% देता है। इसी तरह से दिल्ली को तो जीरो मिलता है, दिल्ली को अपने रेवेन्यू से चलाना होता है। बिहार में करीब 7,500 करोड़ जाता है, और कर्नाटक को कुल 2,500-2,600 करोड़ मिलता है। तो ये राज्य जो ज्यादा दे रहे हैं, और तमिलनाडु को कुल 2,500 करोड़ तमिलनाडु को भी मिलता है, 2,700 करोड़। तो जो राज्य आपके टैक्स पूल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 70%, उनके पास जब हिस्सा जाता है तो नहीं जा रहा है। तो ये चिड़चिड़ाहट उनके समाजों में भी नीचे उतर रही है, क्योंकि वो तुलनात्मक रूप में वहां शिक्षा का स्तर हमारे उत्तर भारत से बेहतर है, उनके इंस्टीट्यूशंस बेहतर है, उनका प्राइवेट सेक्टर भी बेहतर हुआ है और पब्लिक सेक्टर भी बेहतर है। तो उससे क्या हो रहा है कि उस आबादी में अब ये बहस डीप रूट ले रही है। इसके बाद आप देखते हैं कि आबादी में एक सबसे बड़ी शिकायत वहां से आती है कि भाई सिर्फ आपने बीमारू राज्य जो उत्तर भारत में रख रखे हैं, जो आपको राजनीतिक डिविडेंड देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट देता है, बिहार 40 लोकसभा सीट देता है इत्यादि, ये बहुत बड़ा पूल बनाते हैं, 120 सीट इन्हीं 2 जगह से आ जाती है। पूरे दक्षिण भारत की सीटें 140-45 के पास है। तो इन 2 राज्यों की वजह से आप इसमें पॉलिटिकल गेन करने के लिए इनमें ज्यादा पैसा फेंकते हैं विकास के कथित कार्यक्रमों में, जबकि इन राज्यों में स्वयं ऐसी ऊर्जा डेवलप नहीं हो रही कि वहां इंडस्ट्री जाए, वहां लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, वहां स्कूल बेहतर हो, वहां एजुकेशन बेहतर हो, वहां हेल्थ बेहतर हो। तो ये अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। हमेशा इनको इस तरह के सहारे की जरूरत पड़ रही है, और आप ये सहारा इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोकसभा की ज्यादातर सीटें वहां से निकालते हैं। ये शिकायत बन रही है, और आने वाले दिनों में आप जानते हैं 24 के बाद 1-2 साल बाद ही परिसीमन होगा। परिसीमन आबादी के आधार पे होगा, और उसका लाभ फिर इन राज्यों के हिस्से में जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार के, और उससे और खिसियाहट पैदा होगी दक्षिण के राज्यों में। ये स्थिति जो पैदा हो रही है, अब आप टोटल फर्टिलिटी रेट इस देश का 2.2 है इस समय, आखिरी आंकड़ा जो अपने पास अवेलेबल है 2.2 है। एवरेज होना चाहिए 2.1, तो बहुत दूर नहीं है वहां तक पहुंचने का, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कैच है। ये 2.2 इसलिए आता है क्योंकि दक्षिण के राज्य कुल 1.65 फीसदी दे रहे हैं, उनका जो रेशियो है उसमें 1.65 है, और ये उत्तर के राज्य जो है बिहार, यूपी वगैरह, ये 3 दे रहे हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए दक्षिण के राज्यों में अपनी आबादी वो बढ़ने नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि देश में आबादी बहुत होगी तो उसके लिए साधन चाहिए, संसाधन चाहिए। संसाधन में इस तरह से भेदभाव हो पा रहा है इस वजह से कि आबादी जहां ज्यादा है वहां अपने पास उनके पास तरक्की के साधन नहीं है, तो इसलिए वो निर्भर होते जा रहे हैं सेंटर पे ज्यादा, और आबादी भी ज्यादा वही बढ़ा रहे हैं, और आबादी बढ़ाने का राजनीतिक फायदा भी उन्हीं के हिस्से में जाने वाला है परिसीमन के जरिए। ये चीज बहुत कड़वाहट पैदा कर रही है। इसलिए जरूरी है कि इन चीजों की गंभीरता को उस तरह से समझा जाए जैसी ये है। ढोल बजाने और विश्व गुरु बनने के बहुत मौके हैं, लेकिन जरूरी ये है कि जो हमारे अंदरूनी मसले हैं उनको गंभीरता प्रदान की जाए और तिकड़मों के जरिए तरक्की को परिभाषित न किया जाए। इस सिलसिले में हमारे तमिल मूल के एक केरल से पत्रकार हैं जो हिंदू ग्रुप में बहुत समय तक जुड़े रहे, मेरे साथ भी कई बार हम लोगों ने साथ काम किया है, वेंकटेश रामाकृष्णन। फ्रंट लाइन में बहुत समय तक वो वरिष्ठ पदों पर रहे, उनसे मेरी बातचीत हुई। इन सब मुद्दों को मैंने कोशिश की कि समेट के उनसे कुछ पूछूं और गेज करने की कोशिश करूं कि दक्षिण में दरअसल दक्षिण के मन में क्या हो रहा है। वेंकटेश जी, या आपने वो स्टोरी देख ली होगी जो मैंने आपको फॉरवर्ड की थी। नितिन की स्टोरी बहुत ही मेहनत करके तैयार की है उन्होंने। इन जनरल सबसे पहले तो इस स्टोरी पे आपका थोड़ा सा कमेंट ले ले, फिर क्वेश्चंस करते हैं जी। ओके। इस स्टोरी को कैसे देख रहे हैं आप? मैं ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है वो जो ये मोदी सरकार का एक बड़ा स्पेशलिटी रहा है 2014 से अभी तक। हर इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज है उसको नेग्लेक्ट करके उसको क्रॉस करके जाने का एक सिस्टम मोदी का, वेदर इट इज ब्रिंगिंग finance bills through the back door, whether it is taking up positions like abrogation of Article 370 without any notice, और ये पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट का कमिटीज को जो कंप्लीटली नलिफाई करके काम करने का, ये सब सिस्टम में there is an extra constitutional streak in every action of the Modi government. This is an extreme step. ये जो गवर्नमेंट्स का फंड्स को ही नकार करने का कोशिश और उसको मिनिमाइज करने का कोशिश, एंड दैट टू फ्रॉम द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। तो मेरे ख्याल में तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग रेवलेशंस दैट हैज बीन ब्रॉट आउट बाय नितिन सेठी एंड दिस टीम। सो इट्स रियली वेरी स्टैगरिंग। अब तो लेकिन ये तो इसका पैटर्न तो है, पैटर्न हम देख रहे हैं, तो पैटर्न 2014 से हम देख रहे हैं। ओनली थिंग इज इट इज गेटिंग मोर एंड मोर यू नो उसका प्रोपोर्शंस ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अच्छा देखिए, सदर्न स्टेट्स जो है वो फील कर रही हैं कि उनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है। आर्थिक रूप से वो पब्लिक एक्सचेकर में ज्यादा हिस्सा दे रही हैं, लेकिन पब्लिक एक्सचेकर से उनके यहाँ आने वाला हिस्सा बहुत तरह से कम हो रहा है, और इसकी वो शिकायत कुछ लेवल पे कहीं कहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि एक यूनानिमिटी है अमंग्स ऑल सदर्न स्टेट्स कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, या कुछ स्टेट्स में कंप्रोमाइजेस हैं, जैसे आंध्रा है, आंध्रा की जो लीडरशिप है इस समय, स्टेट लीडरशिप? नहीं, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस तो हो सकता है। पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस तो आंध्रा में जगन रेड्डी का हो सकता है, तेलुगु देशम पार्टी का हो सकता है, बीआरएस का भी हो सकता है। लेकिन एक चीज में तो कोई डाउट नहीं, दो राय नहीं है साउथ सदर्न स्टेट्स में, कि साउथ इज बीइंग टेकन फॉर अ राइड। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। सब स्टेट्स का ये मानना है कि हम ज्यादा ये नेशनल गोल्स के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन कंट्रोल में तो सदर्न स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट्स से बहुत आगे हैं। बट देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द नेक्स्ट डिलिमिटेशन हैपेंस? The number of Lok Sabha seats in southern states will come down and the number of Lok Sabha seats from northern India will go up. तो इसी तरह में हर चीज में ये इसमें सारा all the states are of unanimous opinion that they are being taken for a ride and the central government is not doing justice to them.
ये जो इशू है ये गवर्नमेंट्स के लेवल पे है या ये प्रेसिपिटेट हो रहा है पॉपुलेशन में भी? मतलब जो दक्षिण की आबादियां हैं हाँ, उनको भी ये बात उतनी वो तरह से चुभ रही है या ये सिर्फ नेताओं को चुभ रही है अभी जो नहीं सत्ता नहीं में नहीं, है? ये तो जनरल पब्लिक में अंदर ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन उसमें डिग्रीज है। लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक केरला एंड तमिलनाडु, वो ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। वो जनता के बीच में नॉर्मल पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा है। और कर्नाटका में भी डिग्री ज्यादा ही है इस चीज के बारे में जो डिस्कशन हो रहा है। लेकिन आई विल नॉट से द सेम फॉर आंध्रा एंड तेलंगाना। तो ओके, ये डिग्रीज का फर्क है, लेकिन ये पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा है। इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप विच इज रेसिंग इट। ओके। दूसरे ये है कि जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं उनको थोड़ा स्टेबल स्टेट्स भी कहते हैं और इसलिए इंडस्ट्री वगैरह का जो पुश है, जो बाहर से आ रही इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है, उनका पहला प्रेफरेंस सदर्न स्टेट्स है। नॉर्थ में बहुत कोशिश हो रही है, बहुत तरह की जैसे यूपी वगैरह में और ये सब कोशिश होती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाए, उनसे इन्वेस्टमेंट लाया जाए, एफडीआई को लाया जाए, लेकिन उस तरह से हो नहीं पाता। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है। तो ये चीज भी पॉलिटिकली क्या कभी बूमरैंग भी कर सकती है, सदर्न वर्सेस नॉर्थ? नहीं नहीं, वो तो ये तो आप जो ये पॉइंट आपने रेज किया, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का एस्पेक्ट में नहीं है। इन्वेस्टमेंट में तो एक चीज तो है कि तमिलनाडु इज माइल्स अहेड ऑफ अदर स्टेट्स नाउ। ये लास्ट राउंड ऑफ उन लोगों का इन्वेस्टमेंट समिट में जो काइंड ऑफ मनी दैट दे बीन एबल टू रेज इज अ रिकॉर्ड। It is no other state in anywhere in India has been able to match that kind of. And Tamil Nadu has been, ये तो सिर्फ इस गवर्नमेंट का अंदर नहीं, not just स्टालिन का गवर्नमेंट, डीएमके गवर्नमेंट के, ये लास्ट 3-4 गवर्नमेंट्स, वेदर इट इज डीएमके और एडीएमके, तमिलनाडु में ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट रहा है। वो इतना तो केरला के बारे में नहीं बोल सकते। कर्नाटका is in, of course, it has been called the Silicon Valley of India. वो वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर में बहुत ज्यादा है। Similarly, Telangana has also made rapid strides in terms of attracting investment. और जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट में तेलंगाना का तो लास्ट बीआरएस गवर्नमेंट में तो it had achieved very majorly in that aspect, in that respect. केरला के बारे में इतना नहीं बोल सकते। केरला में तो ये जो लेबर प्रॉब्लम्स वगैरह तो हमेशा रहता है, और लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन भी है, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत है। केरला में उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट नहीं है, लेकिन वहां भी लोकल इन्वेस्टमेंट के लेवल पे, लोकल एंटरप्राइजेस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पे बहुत सारा काम हो रहा है, वो भी उधर है। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात बोला, इसमें ये लार्जर पॉलिटिकल डायमेंशन जो आने वाला है in the days to come, I am afraid that it could even lead to a separatist movement. Oh, that is very bad. That is what I was just जो मैं सोच रहा था कि ये चीजें चूंकि इस तरह बढ़ती हैं, इसलिए आज इस पे बात करते समय इस खतरे को समझना चाहिए आज के पॉलिटिशियंस। ये तो ये तो पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन आम जनता के लेवल पे बहुत सारा डिस्कस हो रहा है हर स्टेट में। स्पेशली आफ्टर द लास्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस। ये जो साउथ नॉर्थ डिवाइड के बारे में तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स बहुत सारा बात किया है, लेकिन ये आम जनता के बीच में ये बात लगातार आ रहा है कि हम क्यों ये उत्तर भारत का ये बोझ हमको क्यों उठाना चाहिए करके ये डिस्कशन लोकल लेवल पे जनता के बीच में हो रहा है। सो ये प्रेशर ऊपर नीचे से ऊपर तक जाएगा तो पॉलिटिकल लीडरशिप विल आल्सो बी फोर्स्ड टू रिएक्ट टू इट, रिस्पॉन्ड टू इट। तो मोदी जी जो अभी गए हैं बहुत से टेम्पल्स वगैरह में, केरल में और तमिलनाडु में खासकर, और उसके बाद कर्नाटक में भी उनके इश्यूज हैं। इससे आपको क्या लग रहा है? इससे मोदी जी वहां से, ये बात बार बार कही जा रही है यहाँ दिल्ली में कि मोदी जी इस बार साउथ से कुछ नया लेके आने वाले हैं अपनी पार्टी के लिए, और चूंकि उन लोगों का टारगेट है 414 सीट का, 414 सीट इन पार्लियामेंट, एज उनके लोग जो क्लेम कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जो आपसे बात अभी हमारी आपकी हुई,
ये मोदी जी के लिए आसान होगा साउथ से इस तरह के पॉलिटिकल गेन्स करना? नहीं, आसान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी का एक चीज तो है, वो कोशिश हमेशा करते हैं। और जैसे रामचंद्र परमहंस अयोध्या के बारे में मेरे को पहले बोलते थे 1993 में, जब वो कुछ शॉक डिफीट हुआ था सपा बसपा का हाथ में, तो मैंने पूछा कि तो क्या आप बहुत बड़ा पैन हिंदू आइडेंटिटी बनाने वाले थे लेकिन आप हार गए? तो बोला कि हम जीतते हैं हारते हैं, कभी छोटा जीत मिलता है कभी बड़ा हार मिलता है, लेकिन हमारा काम हमेशा जारी रखते हैं, काम जारी है। तो बीजेपी का तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों का काम जारी है। वैसे तो तमिलनाडु में केरला में इतना बड़ा झटका मिलने के बाद ये तो असेंबली इलेक्शंस में, लेकिन फिर भी काम जारी है। एंड ऑफ कोर्स दे आर यूजिंग, उन लोगों के पास सबसे, बीजेपी के पास सबसे बड़ा वेपन और सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो यही है, ये आस्था और पॉलिटिक्स ऑफ बिलीफ। तो इसी का ऊपर लेके तो ये स्पेशली तमिलनाडु को बहुत सीरियसली टारगेट कर रहे हैं। और तमिलनाडु का इनरोड्स बनाने के लिए ये काशी और तमिलनाडु का कनेक्शन के बारे में तो सती हिंदी में भी हमने डिस्कस किया इसको, जी जी जी, कि यस। बहुत सारा कार्यक्रम किया है। तो ये काम तो अभी तो काम जारी है, उसका कोशिश जारी है, लेकिन आई डू नॉट थिंक दैट ये लोकसभा इलेक्शन में उसका इमीडिएट रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिजल्ट होगा। आई डोंट बिलीव neither in Kerala nor in Tamil Nadu. आंध्रा में there is a possibility वो बीआरएस के साथ इसका अलायंस हो जाएगा। तो आंध्रा में तेलंगाना में तो लास्ट टाइम ही बीजेपी को अच्छा सीट था, तो वो ज्यादा बढ़ने का प्रयास है, लेकिन ओवरऑल साउथ से ज्यादा सीट आने का चांसेस कम है। जितना था उतना या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है? उतना जितना था उतना भी नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटका में तो जो परफॉर्मेंस लास्ट टाइम था वो रिपीट करने वाला नहीं है। अच्छा। जेडीएस के साथ अलायंस के बावजूद वो लास्ट टाइम जो बीजेपी के सीट्स थे तो अच्छा खासा सीट था, वो तो रिपीट नहीं होने वाला है। मैक्सिमम सीट थी, मैक्सिमम थी। हाँ। थैंक यू वेंकटेश। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।